रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को घटना पर लेके चलूं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझसे कहा भी था, कई बार मैंने कोशिश भी की थी लेकिन कई बार विफल रहा। कई सारे चैनल बुलाए लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, बंद करना पड़े दूसरे चैनल के हिसाब से। लेकिन फाइनली अब मैंने जो चैनल बनाया है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी के प्यार से। उस पर 17 वीडियोज़ हम रेगुलर डाल चुके हैं और उस पर लगभग 450 के आसपास सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो आप सभी लोगों का प्यार है। और जिन लोगों ने भी अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस चैनल को जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोग को वो क्राइम स्टोरीज सुना रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल पर मिस हो जाती है। क्योंकि आज के दौर में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एक ही चैनल पर सारे क्राइम को कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम बस एक ही वीडियो लेके आते हैं एक दिन में, ज़्यादा वीडियो लेके आते नहीं। इसलिए हमने सेकंड चैनल बना लिया है ताकि दूसरा वीडियो हम उस चैनल पर डाल दिया करें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों, क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस क्राइम की न्यूज़ को कवर करने लगी है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसकी वजह से जो क्रिमिनल हैं अब वो बचेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों मीडिया का फोकस जिन चीज़ों पर रहता है तो वो चीज़ें हल्के हल्के विलुप्त होने लगती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है और वो चीज़ें मीडिया में आ जाती है तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होता है कि कई मामले ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं। तो मीडिया में आने के बाद में मामलों को दबा पाना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आप लोग को क्राइम की कहानियाँ जेन्युइन तरीके से सुना सकें, सीधे और सिंपल वर्ड्स में सुना सकें, और आप लोग को एक मैसेज दे सकें कि क्राइम इंसान चाहे कितना ही सतर्क होकर करे, कितना ही सावधान होकर करे, कितनी ही ज़्यादा चालाकी से करे, महीनों प्लानिंग बनाए, लेकिन जब क्राइम होता है और पुलिस अगर सही तरीके से उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वाकई में दोस्तों ये काम पुलिस का सैल्यूट करने वाला काम होता है। और इसी तरीके की स्टोरी मैंने आज अपने उस वाले चैनल पर सुनाई है, आप लोग जाके ज़रूर सुनिएगा एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊं तो आज की कहानी वाकई दोस्तों आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे समाज के अंदर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए और शादी होने के बाद में वो एक बेहतर ज़िंदगी बिता सके, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। और शादी होने के बाद में बस इंसान का एक ही सपना रह जाता है दोस्तों, और वो सपना ये होता है कि इंसान को बच्चे हो जाएं, यानी उसकी औलाद हो जाए और उसके वंश का जो आगे नाम है वो चलता रहे। और कई लोगों को औलाद होती नहीं है तो उसके लिए वो तमाम पीर बाबाओं के पास में जाते हैं, तमाम डॉक्टर के पास में जाते हैं, लोग लाखों खर्च कर देते हैं कि किसी तरीके से उनको औलाद हो जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया के अंदर जो अपनी औलादों के साथ में घिनौना कृत्य कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया है। एक मुस्कान वाला, जो मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत था, उसको 15 टुकड़े कर ड्रम में चुनवा दिया। एंड उसके बाद में एक हरिद्वार वाली कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, और कल ही के दिन जो मैंने आपको कहानी सुनाई दोस्तों, इसे कोइंसिडेंट कहेंगे, क्या कहेंगे कि कल के दिन उस कहानी पर शम्स ताहिर खान सर की भी नज़र नहीं पहुंची। मैंने सुनाई, उस्मान सैफी सर ने सुनाई, ठाकुर प्राकर सर ने सुनाई, और आप मेरी बदकिस्मती देखेंगे कि मेरे उस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आए हैं, जबकि उस्मान सैफी सर के लगभग 500 के यानी 5 लाख व्यूज़ आए। ठाकुर प्राकर सिंह के भी लगभग 25,000 के आसपास व्यूज़ आए। तो ये भी है। और सबसे पहले मैंने ही उस कहानी को कवर किया, और वो कहानी ये थी कि एक लड़की शादी होकर आती है, यूपी के अररिया की कहानी थी वो। और शादी होने के बाद में वो अपने पति के यहाँ महज 5 दिन ही रुकती है। उसके बाद में वो अपने मायके चली जाती है, और मायके आने के बाद में वो अपने प्रेमी के पास जाती है, और मुंह दिखाई में उसे जो पैसे मिले थे उन पैसों को वो अपने प्रेमी को देती है। कहती है कि इन पैसों से उसके पति का कत्ल कराना है, सुपारी देती है, और उसके बाद में अपने पति का कत्ल कराती है। शादी के महज 15 दिन के बाद ही वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करा देती है, और पति भी ऐसा कि जिसकी करोड़ों की संपत्ति। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो कहानी नहीं सुनी है तो जाकर ज़रूर सुन लीजिएगा। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है आगरा ज़िला, और इसी आगरा के अंतर्गत एक जगह पड़ती है पिनाहट, और इसी पिनाहट में एक मोहल्ला लगता है नयापुरी मोहल्ला। और ये जो नयापुरी मोहल्ला है, इसी नयापुरी मोहल्ले में एक व्यक्ति रहा करते हैं, करण सिंह। करण सिंह की एक बेटा है जिसका नाम रौनक है, उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। एक और बेटा है और पत्नी है जिसका नाम यशोदा है।
करण सिंह अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, शादी उनकी हो चुकी थी और शादी के बाद में जब करण सिंह के खर्चे बढ़ते हैं तो उसके बाद में करण सिंह फैसला करते हैं कि यहाँ पर चूँकि इतना काम नहीं है तो बेहतर यही होगा कि मैं बाहर चला जाऊँ। उसके बाद में वो सूरत चले जाते हैं और सूरत से वो 28 नवंबर साल 2024 को लौट कर आए थे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। उसके बाद में 29 नवंबर साल 2024 को वो अपनी पत्नी से ये कहकर जाते हैं कि वो मार्केट जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे। एंड उसके बाद में उसका जो बेटा रौनक होता है घर के बाहर ही खेल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब माँ यशोदा अपने बेटे रौनक को शाम के वक्त ढूंढने के लिए जाती है तो जो रौनक होता है घर के बाहर होता ही नहीं है। अब माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है यशोदा कि बेटा कहाँ चला गया, क्या हुआ। इतने में ही करण सिंह भी घर लौट कर आ जाते हैं। अब करण सिंह पूछते हैं कि रौनक कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक बाप अगर बाहर काम करता हो और वो लौट कर आए, 1-2 दिन ही उससे घर आकर हुए हो, तो उसकी आंखों के तारे जो उसके बच्चे होते हैं वो उसकी आंखों के आसपास होना चाहिए। इसीलिए बेचारा करण सिंह भी अपने बेटे रौनक के बारे में यशोदा से पता करता है। तो यशोदा कहती है कि बाहर खेलने के लिए गया था, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। उसके बाद में बेचारा करण सिंह और यशोदा ये दोनों ढूंढते रहते हैं। करण सिंह का ही भाई जो था पास में ही रहता था, जिसका नाम भानु सिंह था, वो भी ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों, उस रौनक का कहीं पर भी कोई पता नहीं। बेचारे जहाँ कहीं भी उसके दोस्त लोग थे, जहाँ पर वो खेल सकता था, तमाम जगहों पर जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पता करते हैं। तमाम जगहों पर जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में पता करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रौनक था उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब ऐसा भी नहीं था कि रौनक अपनी मर्जी से कहीं जा सके, क्योंकि उसकी उम्र जो थी महज 8 साल के आसपास थी। अब दोस्तों 29 नवंबर गुजर जाती है। पूरी रात ये परिवार ढूंढता रहता है, मोहल्ले पड़ोस के लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 30 तारीख आती है, 30 तारीख को इसी करण सिंह के घर के पीछे एक बोरी पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही वो बोरी दिखाई पड़ती है तो जो लोग थे वो उस बोरी के पास जाते हैं। और जैसे ही उस बोरी को खोल कर देखा जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर गए थे सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल इस बोरी के अंदर कुछ और नहीं था, बल्कि जो करण सिंह का बेटा जो लापता हो गया था, जो गुम हो गया था, जिसका नाम रौनक था, उस रौनक की डेड बॉडी थी। अब रौनक के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसको किसी ने बोरी में बंद कर करण सिंह के घर के पीछे ही डाल दिया। लिहाजा जो करण सिंह थे तुरंत पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सबसे पहले उस पूरी जगह को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है। एंड बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के बाद में अब इस डेड बॉडी को, चूँकि 8 साल का बच्चा था और इस तरीके से निर्मम हत्या उसकी की गई थी, उसके जिस्म पर कई बार चाकुओं से वार किया गया था, लिहाजा पुलिस उस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। करण सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। करण सिंह की जो पत्नी यशोदा थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी 8 साल के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश। लिहाजा अब जो पुलिस थी सीधा करण सिंह से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी यशोदा से पूछताछ करती है कि क्या कुछ हुआ था। तो करण सिंह बताता है कि मार्केट गया हुआ था मैं, मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, वहाँ से उसका किसी ने अपहरण कर लिया और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर हमारे घर के पास फेंक कर गया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कोई फिरौती का कॉल वगैरह आया था या फिर नहीं आया था। तो करण सिंह कहता है कि कोई फिरौती का कॉल नहीं आया था। अगर वो कुछ पैसे मांगता तो मुझे अपनी तमाम जायदाद बेचकर सारे पैसे दे देता, कम से कम मेरे बेटे की जान बच जाती। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले अब यहाँ पर करण सिंह से और उसकी पत्नी यशोदा से ये पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई तो हुई नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये मामला अपहरण का नहीं लग रहा था। अगर अपहरण का मामला होता तो कत्ल करने से पहले कोई ना कोई फिरौती का फ़ोन ज़रूर आया होता। लिहाजा पुलिस वाले ये पूछते हैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी से कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी दुश्मनी, किसी से कोई पैसों का लेन देन, या फिर कोई ऐसी लड़ाई जो हो गई हो काफ़ी बरसों पहले और बाद में राजीनामा हो गया हो और बाद में वो व्यक्ति आपसे खुनस रखी, वो खुनस में उसने इस तरीके का काम कर दिया हो। लेकिन दोस्तों करण सिंह कहते हैं कि साहब हम तो यहाँ पे नयापुर में रहते हैं और ना हमारी किसी से कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। तो उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद में करण सिंह के घर में जाकर चीज़ें चेक करते हैं। अब जैसे ही करण सिंह के घर में जाकर चीज़ें चेक करते हैं तो जो करण सिंह का जीना होता है उस जीने पर पुलिस को कुछ खून के छींटे दिखाई पड़ते हैं। अब पुलिस वाले तुरंत खून के छींटों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो करण सिंह के पड़ोस में ही उसका भाई भानु सिंह रहता है। भानु सिंह की छत पर खून के कई सारे धब्बे थे। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस ने देखी तो पुलिस ने पता किया, करण सिंह से पता किया तुम्हारी छत पर आखिरकार खून के धब्बे कहाँ से आए। अब करण सिंह कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बस मार्केट गया हुआ था। तो पुलिस पूछती है कि घर में कौन कौन था। तो करण सिंह बताता है कि मेरी पत्नी यशोदा थी, मेरा दूसरा बेटा था। लिहाजा यशोदा से पूछताछ की जाती है। अब यशोदा से जब खून के धब्बों के बारे में पूछा जाता है तो यशोदा कुछ भी सवालों के जवाब दे नहीं पाती। यशोदा कहती है कि मैं तो बस काम कर रही थी साहब, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ।
लिहाजा पड़ोस में जो भानु सिंह करण सिंह का भाई रहा करता था उसकी छत पर खून के धब्बे थे, इसलिए भानु सिंह को भी बुलाया जाता है। अब जैसे ही भानु सिंह को बुलाया जाता है तो भानु सिंह पुलिस के सामने आता तो है, लेकिन पुलिस के किसी भी सवाल के जवाब देने से पहले वो तमाम तरीके से पुलिस से बचने की कोशिश करता है। पुलिस के साथ तो वो घूम रहा था, ढूंढाई करवा रहा था, लेकिन जब खून के धब्बों की बात आती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा बिहेव करने लगता है कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा है, बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले समझ चुके थे कि इसमें भानु का कोई ना कोई रोल ज़रूर है, इसलिए पुलिस वाले अब भानु को सीधा पुलिस थाने लेके जाते हैं एंड पुलिस थाने ले जाने के बाद में भानु से पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में भानु पुलिस को घुमाने की हरचंद कोशिश कर लेता है, लेकिन भानु कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, इसलिए पुलिस वालों के सामने ये टूट जाता है। एंड दोस्तों, टूटने के बाद में भानु जो कहानी सुनाता है, ये कहानी ना कि रिश्तों को तार तार करती है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को भी कलंकित कर देती है जिसकी वजह से समाज में इस रिश्ते को लेकर भी सवाल या निशान उठने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि भाई के बच्चों को उसका चाचा जो है वो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर भानु ने ही अपने भतीजे रौनक की हत्या की थी। और हत्या क्यों की थी, इसके पीछे का जब राज खुला तो हर कोई अपने हाथों पर, अपने कानों पर हाथ रख रहा था। दरअसल भानु सिंह बताता है कि उसके जो भाई हैं करण सिंह, ये सूरत में रहकर कारखाने में काम करते हैं और पिछले 4-5 साल से सूरत में ही रहकर कामकाज कर रहे थे। और इसी दौरान मेरा भाभी यशोदा के यहाँ पर आना जाना हो गया था। और उसके बाद में क्योंकि भाभी यहाँ पर नयापुरी मोहल्ले में अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। अब आए दिन जब मैं भाभी के यहाँ जाया करता था तो कभी वो मुझे चाय को पूछ लेती, कभी पानी को पूछ लेती, क्योंकि मैं उनका देवर था। नॉर्मल सी बात है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर भानु सिंह को इतना तो होना चाहिए था कि कम से कम उसका भाई नहीं है तो वो कम से कम उस रिश्ते का मान रखे, लेकिन यहाँ पर भानु मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी भाभी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, जो करण सिंह की पत्नी थी, शायद वो भी यही सब कुछ चाहती थी, इसलिए वो भानु सिंह जब डोरे डाल रहा था तो वो समझ जाती है कि ये चाहता क्या है। उसके बाद में जो करण सिंह की पत्नी यशोदा होती है वो भानु से कहती है कि तुम जो कहना चाहते हो क्लियरली कहो। तो भानु कहता है कि भाभी, तुम दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, और भैया तो तुम्हारे लायक है भी नहीं। अब जैसे ही ये बात करण सिंह की पत्नी सुनती है, भानु के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है कि भैया उसने मेरी तारीफ़ करी है, मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और दोस्तों, आज के ज़माने में किसी महिला की अगर सबसे बड़ी कमज़ोरी है तो वो यही है कि वो किसी गैर मर्द से अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होती है, जबकि उसे गुस्सा आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज की ये बड़ी विडंबना है, जो महिलाएं हैं वो गैर मर्द से तारीफ़ सुनकर खुश हो जाती हैं, जबकि उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम्हें तारीफ़ करनी है तो अपनी पत्नी की तारीफ़ करो, मेरी भला क्यों तारीफ़ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी तारीफ़ नहीं सुननी है और मुझे तुम्हारी तारीफ़ से कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर करण सिंह की पत्नी अपनी तारीफ़ सुनकर भानु के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसके बाद में भानु और करण सिंह की पत्नी यशोदा, इन दोनों के बीच में करण सिंह के ही घर में नाजायज़ ताल्लुकात बनने लग जाते हैं। अब दोस्तों, जब एक बार नाजायज़ ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। बच्चे छोटे छोटे घर पर अक्सर उन्हें पैसे देकर ये बहला फुसला कर घर से बाहर भेज देते और उसके बाद में भानु अपनी भाभी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बना था। क्योंकि दोस्तों, करण सिंह तो सूरत में रहकर अपना कामकाज कर रहा था, इधर करण सिंह की जो पत्नी है ये अपना काम भानु के साथ में कर रही थी। सारी ही चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही थी और इन लोगों को लग रहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में 28 नवंबर साल 2024 को करण सिंह जो था वो सूरत से लौटकर अपने घर आता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप करण की पत्नी की बेहयाई और उसकी जिस्मानी भूख का अंदाज़ा लगाइए कि उसका पति करण सिंह घर पे ही था और वो उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बना रहा था। नॉर्मल सी बात है कि पति अगर महीनों बाद बाहर से लौट कर आएगा तो अपने पत्नी के साथ में इंटीमेट ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर जो करण की पत्नी थी वो अपने पति के साथ में भी इंटीमेट होती है और जैसे ही पति मार्केट जाता है वो तुरंत भानु को बुला लेती है और उसके बाद में बच्चों को 10-10 रुपये देती है और उनके साथ में इंटीमेट होने लगती है। और इसी बीच में जो करण सिंह का छोटा बेटा रौनक होता है, जिसकी उम्र 8 साल के आसपास होती है, वो घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, दरवाजे पर जाता है कमरे के, तो देखता क्या है कि उसकी जो माँ है वो उसके ही चाचा भानु के साथ में इंटीमेट हो रही है बहुत गलत तरीके से, जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो माँ को आवाज़ लगाता है। अब माँ ये देखती है कि उसके बेटे ने सब कुछ देख लिया। भानु जब ये देखता है कि मेरे भतीजे ने सब कुछ देख लिया, ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब इन दोनों को ये भी लगता है कि करण सिंह घर पे आया हुआ है और हो सकता है कि रौनक हमारा राज खोल दे, इसलिए राज को राज भी रखना था, इसलिए अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में जो करण सिंह की पत्नी यशोदा होती है, ये अपने बेटे से कहती है कि बेटा जाओ दुकान से टॉफ़ी लेकर आ जाओ। अब टॉफ़ी लेने के बहाने ये भानु को उसके साथ भेजती है और भानु को उसके साथ भेजती है। भानु अपने कमरे में लेके जाता है सबसे पहले उसको और उसके बाद में उसकी हत्या करता है। और उसी दौरान ये जो
करण सिंह की पत्नी यशोदा थी, ये गेट पर खड़े होकर ये देखती रहती है कि कोई घर के अंदर इंटर तो नहीं हो रहा है। और जो भानु था वो अपने भतीजे की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में जीने पर जो ड्रम रखा हुआ होता है उस ड्रम के ऊपर ये अपने भतीजे की डेड बॉडी रख देता है, ऊपर से बोरी ढांप देता है और उसके बाद में ये उसी बोरी में पैक कर डेड बॉडी को पीछे फेंक देता है। अब इन लोगों ने बड़ी ही साधारण तरीके से प्लानिंग की थी। और दोस्तों उसके बाद में जब ये राज खुला तो हर कोई हैरान था। करण सिंह यही बोलता है कि अगर मेरा बेटा राज खोल देता तो खोल देता, तू मुझे छोड़कर भानु के साथ चली जाती, लेकिन मेरे बेटे को कत्ल करने की तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ देती। करण सिंह का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से और जितनी कड़ी से सड़ी सज़ा हो सके वो इसको दीजिए, क्योंकि करण सिंह अपने दोनों ही बेटों से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो अपनी हवस की आग में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे को ही मार दिया और उसका कत्ल कर कर उसकी डेड बॉडी को बोरी में भरकर बाहर फेंक दिया। आप लोग ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ऐसे चाचा के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि देखो पहले माँ और बेटे का रिश्ता तो कलंकित हुआ, लेकिन साथ के साथ चाचा और भतीजे का जो पवित्र, जो प्यार का, जो स्नेह का रिश्ता होता है वो रिश्ता भी कलंकित हुआ। दोस्तों मैं बताऊं आप लोग को, हर इंसान दुनिया में ऐसा होता है कि जिसका भतीजा होता है तो अपने भतीजे को कांधे पर लेकर घूमता है चाचा। हालांकि जो ताऊ होता है वो अपने जो चाचा के बेटे को इतना प्यार नहीं करता है, लेकिन चाचा हमेशा अपने बड़े भाई के बेटे को बहुत मोहब्बत करता है। वो उसे वो सारे शौक़ पूरे करा कर देता है जो उसे कराना चाहिए। भले ही ताऊ जो छोटा भाई होता है उसके बेटे को इतना प्यार ना करे, लेकिन छोटा भाई जो होता है वो अपने बड़े भाई की औलाद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर भानु ने उस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। तो दोस्तों आप लोग जो भी बोले इस राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें शीलनिधि हैं लिखते हैं, रमज़ान के दिनों में आप अपने चैनल को बखूबी चला रहे हो, हिम्मत है भाई, खुदा का कर्म है। तो शीलनिधि शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की मेहरबानी है, आप सभी का प्यार है। सतबीर हैं लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। रिजवान हैं लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान हैं लिखते हैं, सुपर कहानी। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफरान खान हैं लिखते हैं, सर दम्माम से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो गुफरान खान जी मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं लिखते हैं, गुड जॉब भाई। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, कहानी सुनाने का अंदाज़ भी लाजवाब है। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कहानी सुनाने का आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। हमने कई कमेंट्स किए हैं, आप सिर्फ एक पढ़ लेना। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं लिखते हैं, मोहम्मद ईशान अंसारी, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से आपकी कहानी सुनते हैं। तो बाबूजी अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुरेंद्र शर्मा का लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा से बेहतरीन कमेंट्स करते हैं। जयप्रकाश जी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपका वीडियो बहुत अच्छा आता है। तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है हसीबुल अंसारी का है और इन्होंने कई कमेंट्स किए हैं। तो भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप कई बार कमेंट्स कर मेरे चैनल को हमेशा से बूस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आपका जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जे के अंसारी जी हैं लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं, मैं सऊदी अरबिया से रियाद में रहता हूँ और उम्रे पर आया हूँ, आपके लिए दुआएँ भी की हैं, आप लगातार तरक्की करते रहें, आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़। तो जे के अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप इस तरीके से मुझे दुआओं से नवाजते हैं। उसके बाद में सालिम अंसारी हैं लिखते हैं, मैं यूपी के कुशीनगर से हूं और आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आमिन हैं लिखते हैं, भाईजान मैं नेपाल से हूं और कतर में रहकर आपकी कहानी सुनता हूं। तो मोहम्मद आमिन जी आपका बहुत शुक्रिया। फ़िरोज़ बानी हैं लिखते हैं, मस्त आवाज़ है आपकी। तो फ़िरोज़ बानी जी आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फ़िरोज़ बानी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज आपने कहानी सुनाने में आप ही टूट गए हैं, मतलब आप भी उदास लहजे में सुनाया कहानी। जी मुझे बड़ा दुख हुआ गल की कहानी सुनाकर। एक व्यक्ति जो महज 15 दिन उसकी शादी को हुए, क्या क्या सपने बुने होंगे उसने, और उसी को उसकी पत्नी ने कत्ल करा दिया। बालिश बिहारी लिखते हैं, ऐसी कहानी ही था। तो बालिश बिहारी जी आपका शुक्रिया। साजिद जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं, हद हो गई भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अरुण है लिखते हैं, आज मौका मिला है कमेंट्स करने का। तो अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में हसीबुल अंसारी ने कमेंट्स किया, मंसूरी भाईजान ने कमेंट्स किया, बहुत शुक्रिया। सालिम अंसारी हैं लिखते हैं, सऊदी रियाद से देखते हैं, बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं लिखते हैं, राम मलिक भैया कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कल कहानी नहीं सुन पाया, आपकी कहानी किस जगह पर मिलती है। तो धीरज चौधरी जी भैया राम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी कहानी, मेरी कहानी तो यूट्यूब पे ही मिलती है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फेसबुक पे भी डालना शुरू करूँगा।
अदनान अब्दुल रज़ाक लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्रिया मेरा नाम लिया आपने, जज़ाकल्लाह। तो अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वालेकुम सलाम। AK खान है लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, तो AK खान जी शुक्रिया। MD कासिम जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड स्टोरी, तो MD कासिम जी वालेकुम सलाम। शाकिर हुसैन लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत बढ़िया है, आपकी कहानी को वैसे सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। AK खान है लिखते हैं भाई सलामत रहिए। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं मलिक भाई लखनऊ वाली आपने कहानी के बारे में नहीं बताया जो ऑटो वाले ने रेप किया था, तो मैं उस कहानी को नहीं सुना पाया क्योंकि इस दौरान इधर भी बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। नसीर अहमद ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, लोग हैं इतना आसान क्यों लगता है किसी को मार कर उसकी प्रॉपर्टी पे एंजॉय करेंगे। नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इंसान का दिमाग है क्या करा जाए। लईक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, लईक अब्बास गुलिस्तान बागपती यूपी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अलका आदित्य ब्लॉग हैं लिखते हैं सर झारखंड से कहानी सुनाइए। मैं तो भाई आपका शुक्रिया, अगर कोई झारखंड की कहानी होगी ज़रूर सुनाऊंगा। असलम जी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, बीबी जूही गुलाब अररिया जिला बॉर्डर वाली नया टोला से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में लिखते हैं भाई लोग वीडियो को लाइक करो, सभी के चैनल ग्रोसरी मलिक भाई एक्सीडेंट भी करो, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में नसीर अहमद हैं लिखते हैं अगर पसंद नहीं है तो शादी क्यों करते हो और शादी करके कत्ल करने की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करूँ एक ज़रूरी अपडेट और देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि एक कत्ल मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत का करवाया, उसके बाद में एक हरिद्वार की कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी जो शुरू में भी मैंने आप लोग को बताया, उसके बाद में अब ये अररिया से सुनी आपने कि एक लड़की जिसने 15 दिन के अंदर ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी। एक और आज इंसिडेंट हुआ है और वो इंसिडेंट ये हुआ है कि वो लड़की जो है वो अपने प्रेमी के साथ कार से आ रही होती है और रास्ते में उसको उसका पति दिखाई पड़ता है, तो वो कार से अपने पति को कुचलने की कोशिश करती है। बताओ ज़रा, हैरानी की बात है नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।